नमस्कार। चलिए आज अर्थव्यवस्था की इस बड़ी सी दुनिया के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और ये भी देखेंगे कि इस पूरी ग्लोबल पिक्चर में भारत आखिर कहाँ खड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई ये इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था है क्या भला, और दुनिया भर के देशों के बीच में भारत की जगह कहाँ है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसकी परिभाषा जानना जरूरी है। तो अर्थव्यवस्था असल में वो पूरा का पूरा सिस्टम है जिसके तहत चीजें बनाई जाती हैं, बांटी जाती हैं, खरीदी और बेची जाती हैं। मतलब पैसे से जुड़ा सारा लेन देन इसी सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, अब जो भी काम हम करते हैं उसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक होती हैं आर्थिक गतिविधियां, यानी वो काम जिनके बदले में पैसा मिलता है, जैसे कोई डॉक्टर मरीज देखता है या कोई टीचर पढ़ाता है। और दूसरी तरफ हैं गैर आर्थिक गतिविधियां, जो पैसे के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा या निजी संतुष्टि के लिए की जाती हैं। दोनों ही जरूरी हैं, पर अर्थव्यवस्था का फोकस ज्यादातर पहली वाली पर होता है। अर्थशास्त्र को देखने के भी आप कह सकते हैं दो अलग अलग चश्मे हैं। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक इंसान या एक कंपनी के छोटे छोटे फैसलों को देखता है, मतलब आप कौन सा फोन खरीदेंगे, इस तरह की बातें। और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक साथ देखता है, जैसे कि देश की कुल आय कितनी है, गरीबी कितनी है या महंगाई क्यों बढ़ रही है। तो सवाल उठता है कि कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था चलाता कैसे है। इसके लिए तीन मेन मॉडल हैं। पहला है पूंजीवादी, जहां सब कुछ प्राइवेट हाथों में होता है और मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। दूसरा है समाजवादी, जहां सरकार का कंट्रोल होता है और मकसद होता है समाज का भला। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो इन दोनों का मिला जुला रूप है। और यहीं पर भारत की कहानी दिलचस्प हो जाती है। आज़ादी के बाद से ही हमने मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया है। यहाँ प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो मुनाफे के लिए काम करती हैं, और सरकार भी जरूरी चीजों को अपने हाथ में रखती है ताकि सबका भला हो सके। ये एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक और तरीका है देशों को देखने का कि वो बाकी दुनिया के साथ कितना लेन देन करते हैं। एक होती है खुली अर्थव्यवस्था, जो दूसरे देशों से खूब खरीद फरोख्त करती है, और दूसरी होती है बंद अर्थव्यवस्था, जो कोशिश करती है कि अपनी जरूरत की हर चीज खुद ही बना ले, बाहर से कुछ न मंगाना पड़े। ठीक है, तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि विकास के पैमाने पर दुनिया के देशों को कैसे अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। दुनिया को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक तरफ है विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे अमेरिका, जापान। यहाँ लोगों की कमाई बहुत ज्यादा है और इंडस्ट्री भी खूब तरक्की कर चुकी है। और दूसरी तरफ है विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे भारत और चीन। हम अभी भी अपने औद्योगिक आधार को मजबूत कर रहे हैं और लोगों का जीवन स्तर सुधारने की कोशिश में लगे हैं। अब विकासशील देशों में भी एक खास कैटेगरी है, सबसे कम विकसित देश या एलडीसी। यूएन के मुताबिक इन देशों की पहचान तीन चीजों से होती है। एक, बहुत ज्यादा गरीबी। दूसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा का निचला स्तर। और तीसरा, ये देश आर्थिक या कुदरती झटकों को आसानी से झेल नहीं पाते। वर्ल्ड बैंक का तरीका तो और भी सीधा है। वो सीधे सीधे आय यानी इनकम को देखता है। ये हर देश की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जिसे जीएनआई कहते हैं, उसके आधार पर देशों को चार ग्रुप्स में बांटता है: निम्न आय, निम्न मध्य आय, उच्च मध्य आय और उच्च आय। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर ग्रुप के लिए एक तय इनकम रेंज है। तो चलिए फटाफट एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। अर्थव्यवस्था क्या है, माइक्रो और मैक्रो में क्या फर्क है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और हाँ, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, और वो इनकम वाले आंकड़े भी याद रखने वाले हैं। तो तैयार हैं? चलिए अपनी समझ को परखते हैं। पहला सवाल बहुत सीधा है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? दूसरा सवाल, जब हम पूरे देश की आय और महंगाई जैसी बड़ी बड़ी चीजों की बात करते हैं तो वो अर्थशास्त्र की कौन सी ब्रांच होती है? सवाल नंबर 3, उस आर्थिक सिस्टम को क्या कहते हैं जहां सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है ताकि चीजों का बंटवारा बराबर हो? चौथा सवाल हमारे देश के बारे में है। आजादी के बाद से भारत ने कौन सा इकोनॉमिक मॉडल अपनाया है? अगला सवाल, अगर किसी देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और लोगों की इनकम भी बहुत ज्यादा है तो उसे क्या कहेंगे, विकसित या विकासशील? क्या आपको याद है कि यूएन किन तीन पैमानों पर किसी देश को सबसे कम विकसित बताता है? कोई एक बताइए।
ये सवाल थोड़ा डेटा पे आधारित है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हाई इनकम ग्रुप में आने के लिए कम से कम कितनी जीएनआई पर कैपिटा होनी चाहिए? 8वां सवाल, क्या ओपन इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि व्यापार पर कोई रोक-टोक नहीं होती? हमने जो उदाहरण देखे उनके आधार पर सोचने की कोशिश कीजिए, बांग्लादेश को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, विकसित या विकासशील? और ये रहा आखिरी सवाल, अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति जीएनआई $1000 है तो वर्ल्ड बैंक की लिस्ट में वो कहाँ आएगा? तो आज हमने समझा कि अर्थव्यवस्थाओं को कैसे बांटा और परखा जाता है। पर जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। दुनिया तेजी से बदल रही है, नई चुनौतियां आ रही हैं। तो क्या देशों को बांटने के ये आज के पैमाने कल भी उतने ही काम के रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। सोचने के लिए शुक्रिया।